सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स, फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स पहुंच जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया जी, आप बताइए। आ जाइए, 1 मिनट तक वेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। पेंडिंग है नवनीत, उसके कुछ पोर्शन करेंगे, वो भी टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ। चलिए। अब आप सब लोगों की क्वेरीज के पहले मैं 2 मिनट में आंसर दे देता हूं, उसके बाद शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक चैनल है। सिंपली आप सर्च कीजिए कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो, जो बच्चे बार बार ग्रुप के बारे में पूछते हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई डिस्कशन ग्रुप नहीं है। यू कैन सिंपली सर्च द टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको वो चैनल मिल जाएगा। सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने इस कोर्स से ज्वाइन किया है, मतलब जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग यहां से लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है जी, ये वाला कोर्स है, उसको आप लाइव से अटेंड कर सकते हो। पेपर 1 की क्लास 11 बजे होगी। इसके बाद फिर से डीआई मैथ दोबारा शुरू हो जाएगा, टीचिंग रिसर्च शुरू हो जाएगा, तो वो शेड्यूल में आप लोगों को दिख जाएगा। अगर आप साथ में कोई पुराने कोर्स की रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो जो इसी बैच के हुए हैं, तो आप उन यूनिट्स को 1 बाय 1 रिकॉर्डिंग से भी कवर कर सकते हो। ठीक है जी। देखो, मेरे एंड से कोई स्टक नहीं हो रहा, आपके एंड से हो रहा है। प्लीज जिनका स्टक हो रहा है रिफ्रेश कर लो, क्योंकि मेरा स्टक नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो ये 2 क्वेरीज थी आप लोगों की। तो आज से आप कोर्स को प्रॉपरली शुरू कर लीजिए। कल से आप अपना जो पुरानी क्लासेस को, अगर एक एक क्लास को आप रिकॉर्डिंग से कवर करना चाहते हो, तो आप एक एक यूनिट को भी कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट यू। मेरे एंड से सब कुछ सही चल रहा है। नहीं हो रहा भाई स्टक, क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे से एंड से स्टक होता है ना, तो सबका स्टक होता है। तो ये आप लोगों का रहा पेपर 1 के कोर्स के बारे में। यहां से शुरू कर लीजिए पहली क्लास से। इससे पिछली वाली क्लासेस है, उसको आप रिकॉर्डिंग से करना चाहते हो, रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। आगे की आने वाली यूनिट्स को आप लाइव क्लासेस से अटेंड कर सकते हो। राइट। हायर एजुकेशन की दो दो क्लासेस अभी पेंडिंग है, वो भी करवाएंगे आप। अब नोट्स कैसे बनाना है, क्लासेस कैसे देखनी है, उसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल में एक कोर्स मिलेगा, फाउंडेशन कोर्स। सुन लो ये भी, मेरी प्रोफाइल में जाओ, आपको फाउंडेशन कोर्स मिलेगा पेपर 1 का।
आप उस कोर्स को जाके देख लीजिए, उसमें आप लोगों को सब पता चल जाएगा, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्लासेस कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है, वो सारी चीजें आपको वहां पे जाके मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के सारी क्वेरीज हैं जो मुझे लगता था कि आपको आंसर करना चाहिए। ओके, अब शुरू कर लें अपनी क्लास। हम जो आज यूनिट शुरू करने वाले हैं बेटे, लिंक सारे आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए ना, अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल में जाइए, वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है जी, सब सब कोर्सेज आपको अनअकैडमी की प्रोफाइल में मिल जाएंगे। और दूसरा, जो पीडीएफ होती है वो आपकी क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पीवाईक्यू आप लोगों को अभी प्रोवाइड नहीं किए हैं, बट पीवाईक्यू भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी मेन मेन क्वायरीज थी जो मुझे लगता था कि आपको बतानी चाहिए। अभी जो हम शुरू करने वाले हैं यूनिट, दैट इज पीपल एंड डेवलपमेंट। पीपल एंड डेवलपमेंट, पीपल एंड डेवलपमेंट आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। अरे बेटा, मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। पीपल एंड डेवलपमेंट, पीपल एंड डेवलपमेंट है वो एक ऐसी यूनिट है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। उसका एक रीजन है, वो मैं आपको पहले बताता हूं। ज्यादातर बच्चों को पीपल एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। उसका रीजन क्या है कि एक तो हम जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, जैसे हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए इन चीजों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरा कि ये बहुत ज्यादा वाइड है, वाइड है। वाइड इन द सेंस कि इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो उन बच्चों को भी नहीं आते जिन्होंने इन्वायरमेंट से यूजीसी नेट की तैयारी की है। समझ रहे हो ना, जिनका सेकंड पेपर भी इन्वायरमेंटल साइंस है ना, उन बच्चों को भी क्वेश्चन नहीं आते। कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है जी, उन बच्चों की वो क्वेश्चंस की समझ नहीं आती, उन बच्चों को भी वो क्वेश्चन समझ नहीं आते, या ये समझ लीजिए कि वो भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, तो इस वजह से हम इस यूनिट को पहले तो ये समझेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है जो पीवाईक्यू में ज्यादा पूछे जाते हैं, और आप लोगों को इसके लिए तैयारी कैसे करनी है वो समझ लीजिए। स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इस यूनिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोगों की कॉन्टिन्यूस रिवीजन। बाकी किसी यूनिट में इतनी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी आपको इस यूनिट के लिए रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, बाकी कुछ यूनिट्स हैं उसमें आपको इतना रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, इतना फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं करना पड़ेगा जितना पीपल एंड डेवलपमेंट में करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी पड़ती है। ठीक है, समझनी तो चलो एक अलग चीज होगी, उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं वो याद करनी पड़ेगी। पहली बात तो कि आप लोगों को कॉन्टिन्यूस रिवीजन करनी पड़ेगी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितना आप लोगों को क्लास में करवा दिया उसको उसी दिन 2 बार कम से कम रिवाइज कर लो। जितना मैंने आपको आज पढ़ाया उसको आज ही 2 बार रिवाइज कर लो। पहली बात तो ये।
उसके बाद जब हम इस यूनिट को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हम इस यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक इसका वो पोर्शन है जो आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन है, एक वो पोर्शन है जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, और एक वो पोर्शन है जो आप लोगों का थ्योरेटिकल बोल सकते हो या उसको कॉन्सेप्चुअल पोर्शन बोल सकते हो। ठीक है जी, कंसेप्चुअल या फिर स्टैटिक पोर्शन आप बोल सकते हो, सॉरी कंसेप्चुअल या फिर थ्योरेटिकल। राइट, तो ये अब प्रॉब्लम क्या है उसको समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्टार्टिंग कर दूं, पढ़ाना शुरू कर दूं और वही सारी चीजें आएंगी। जब तक इस यूनिट को लेके आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होता ना, तब तक पढ़ने में जितना मर्जी पढ़ लो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमें एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ इस यूनिट को अप्रोच करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो इस यूनिट के चक्कर में 2-2 महीने वेस्ट कर देते हैं। हमें इतना नहीं करना, क्योंकि एक है तो ये यूनिट ही ना, क्वेश्चन तो 4-5 ही आएंगे ना, उस चक्कर में हम बाकी सारी चीजों पे जो चीजें आती हैं उसको खराब नहीं करना चाहते। इस वजह से इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है हमारा ये स्टैटिक पोर्शन। पहले हमें ये वाले पोर्शन को टारगेट करना है, स्टैटिक पोर्शन को। उसका रीजन क्या है? अब स्टैटिक पोर्शन में क्या आएगा? स्टैटिक पोर्शन में जो मेजर पोर्शन है वो आप लोगों का इंटरनेशनल कन्वेंशंस है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस का मतलब अर्थ समिट, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर साइट, सारा कुछ वो 1972 से लेके 2020 तक हर वो चीज, स्टॉकहोम कन्वेंशन या किसी भी तरीके की कन्वेंशन की जब आप बात करते हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, एसडीजी, एमडीजी, जो आपका ये इंडिया का सोलर अलायंस हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब 3 से 4, कम से कम 3 क्लासेस तो आप मान के चलो कि 3 क्लासेस आप लोगों की इंटरनेशनल कन्वेंशंस में चलेंगी। आराम से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आग लगी हुई है बुझानी है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे तो आराम से याद भी हो जाएंगे। तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, इसको याद करवाने का मतलब, क्लास में डिस्कस करने का मतलब है कि अगर आप एक बार इसको क्लास में पढ़ लेते हो ना, तो मैं आप लोगों को 1-2 छोटे छोटे लिंक दे दूंगा जहां पर मैंने इनकी 3-3 घंटे की मैराथन्स भी ले रखी हैं, जिससे कि आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ा रखी है, तो एक बार आप उसको देख लोगे तो आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी, उस चीज की रिवीजन भी हो जाएगी, है ना, उसकी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप स्टैटिक पोर्शन कर लेते हो तो इस यूनिट के 5 में से 2 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। 2 क्वेश्चन आराम से, मतलब इस 4 यूनिट 4 क्वेश्चन 4 नंबर से आप ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स आप लोगों के यहां से 2 स्टैटिक पोर्शन से मिल जाते हैं। कई बार आप लोगों को कन्वेंशन मैच द कॉलम में पूछ ली जाती हैं, या कई बार आप लोगों को प्रोटोकॉल्स हैं वो अलग अलग पूछ लिए जाते हैं। सो वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। वो हम पीवाईक्यू भी करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, बट यहां पर आप मान के चलो कि स्टैटिक पोर्शन को हम पहले टारगेट करने वाले हैं। इस स्टैटिक पोर्शन को हम पहले टारगेट करेंगे, उसके बाद ही हम बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको टारगेट करने वाले हैं। राइट, इज इट क्लियर? इस बात में किसी को कोई दिक्कत? अगर समझ आया तो मुझे थम्स अप दो। इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन तो एक बार थम्स अप देके बताओ कि हाँ सर ये बात हमें समझ आ गई। राइट, ये तो हुआ स्टैटिक पोर्शन। अब आता है थ्योरेटिकल पोर्शन। अब देखिए थ्योरेटिकल में भी अलग अलग तरीके के टॉपिक्स हैं जिनकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं वो काफी इजी हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर है,
नेचुरल डिजास्टर एक बहुत आसान सा टॉपिक है। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक आता है जो आप पढ़ते हो, नेचुरल डिजास्टर के बाद आप एक टॉपिक पढ़ लेते हो जैसे पॉल्यूशन है। अब पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है, उसको जितना मर्जी पढ़ते रहो, अल्टीमेटली से उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाएगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या है कि उस पोल्यूशन से कितने तरीके के उसके इफेक्ट्स हैं, क्या उसके कॉजेज हैं, कितनी उससे बीमारियां होती हैं, समझ रहे हो ना। तो ये जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। टिपिकल होने का मतलब है कि इसको बनाने में हमेशा दिक्कत आ जाती है। बट वहीं पर अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ दो, रिन्यूएबल एनर्जी है उसका क्वेश्चन बन जाता है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और उसका स्टैटिक पोर्शन काफी बनता है क्योंकि इंडिया के अंदर वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, ये वाली चीजें पूछी जाती हैं, राइट। उसके बाद जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक होता है, वो भी अभी मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि इस यूनिट को अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। इस यूनिट को अप्रोच करने का जो तरीका है वो बाकी यूनिट से थोड़ा अलग होना चाहिए। हमें थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच, एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू इस यूनिट को क्या करना है, टारगेट करना। ठीक है जी, हाँ। बट ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं उस तरीके से आप इस यूनिट को टारगेट करोगे तो 60% नंबर मिनिमम कहीं नहीं गए आपके। देखो मैं गारंटी नहीं देता हूं कि 100 से 5 में से 5 आपके सही हो जाएंगे, और वो कोई भी नहीं दे सकता। मैं ये मान के चलता हूं कि 3 क्वेश्चन मैं आपके बड़ी आसानी से निकलवा दूंगा, इतना इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बाकी आपकी किस्मत है कि आपके 4 भी हो सकते हैं, और हो सकता है आपकी किस्मत ज्यादा ही अच्छी हो तो आपके 5 के 5 भी सही हो सकते हैं। बट फिर भी अगर इस यूनिट में से आपने 5 में से 3 क्वेश्चन भी बना लिए, दैट इज ऑल्सो योर अचीवमेंट। वो भी आप लोगों की ये मान के चलो कि आपकी अचीवमेंट है कि हाँ हमने 60% नंबर इस पर्टिकुलर यूनिट से ले ली। क्योंकि पूरे के पूरे नंबर लेने वाली हमारे पास और यूनिट्स हैं, डीआई है, आरसी है, एलआर है, बाकी बहुत सारी यूनिट्स हैं जिसमें से हम 100 में से 100 मार्क्स लेके आते हैं, है ना। इस वजह से हमारा टारगेट होना चाहिए कि इस यूनिट में हमें जितने एफर्ट्स की जरूरत है उतने एफर्ट्स लगाएंगे, जितनी मेहनत की जरूरत है, जिस तरीके की स्ट्रेटेजी की जरूरत है, उस स्ट्रेटेजी को हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। तो ये बात समझ आ गई। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी यहां पर समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट भी यहां पर आप समझ लीजिए। आपकी क्लासेस से पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा वो आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है ना। मैं तो सब कुछ कवर करवाता हूं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो ना। अल्टीमेटली तो आपकी मेहनत आ जाती है, टीचर ने तो सब कुछ पढ़ाना होता है। हाँ वो अलग है कि मैं आपको सब कुछ कवर करवाऊंगा, नहीं नहीं अलग से बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ लीजिए वही काफी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मैंने क्या किया, मैंने ना इस पूरी यूनिट के अलग अलग सेक्शंस बना दिए। देखो जैसे आप लोगों को ये बोल दिया जाए कि ये ना आपके पास एक इतनी बड़ी रोटी है, इतना बड़ा पराठा है और इसे खाना है, तो आप इसको अगर खाने बैठोगे तो सारा खाना एक बार में नहीं खा पाओगे, है ना। क्योंकि अगर सारा खा जाओगे तो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर इसको डाइजेस्ट करना है तो आपको इसे थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके हिस्सों में, टुकड़ों में आपको ये खाना पड़ेगा। वही चीज इस यूनिट से रिलेटेड है। अब इस यूनिट के लिए आप लोगों को सेपरेटली टाइम देना पड़ेगा डेली बेसिस पे। मतलब चाहे आपकी क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो रिवाइज करना ही करना है, उसके अलावा भी दिन में आधा घंटे का टाइम इस यूनिट के लिए दीजिए, 10 15 20 दिन के लिए, जिसमें स्टैटिक पोर्शन को आप डेली बेसिस पे रिवाइज करो। जैसे सपोज करो मैंने आज आपको 5 कन्वेंशन पढ़ाई, आप 5 तो एक बार रिवाइज करके ना एक कन्वेंशन को उठाओ और उसको रट दो आज, फिर दूसरे दिन दूसरी को पढ़ाओ और उसको रट लो, तीसरे दिन तीसरी को उठाओ उसे रट लो। इसमें टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे बस।
बट इससे आपको फायदा क्या होगा कि जितना थोड़ा थोड़ा, जितने छोटे छोटे पोर्शन बना के आप याद करोगे, उतना आप लोगों के लिए चीजों को याद करना आसान हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है, या एक गलती है जो बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम एक ही दिन में सारी चीजों को कवर कर लें। देखिए, जैसे मैथ है, मैथ की एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए। मैथ वन डे सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप सोचो ना कि मैं पूरी रात बैठूंगा और मैथ को सारे क्वेश्चंस को बना लूंगा, पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कुछ यूनिट्स हैं, जैसे टीचिंग है, अगर आप ओवर द नाइट पढ़ोगे तो टीचिंग में आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि टीचिंग में प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है, टीचिंग के लिए सब कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली है। उसी तरीके से पीपल और डेवलपमेंट, इसमें आप एक बार में सब कुछ याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीजें याद करने वाली बहुत है। इतने सारे एक्ट्स हैं, इतने सारे ईयर्स हैं, इतनी सारी कन्वेंशन है, इतने सारे लोगों के नाम है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आप लोगों को करना पड़ेगा। सो इस वजह से इस यूनिट के लिए हमें सेपरेटली डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। उस टाइम के बेसिस पे आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ क्या करते रहो, चीजों को रिवाइज करते रहो। अगर आप चीजों को रिवाइज करते रहोगे तो डेफिनेटली ये यूनिट भी आप लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग यूनिट हो जाएगी कि आपका जो फियर है ना, एटलीस्ट वो चला जाएगा। आपके दिमाग में जो एक डर सा रहता है ना कि यार ये यूनिट मुझे बिल्कुल नहीं आती, वो आपका जो फियर है ना वो खत्म हो जाएगा। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट की स्ट्रेटेजी हमारे सामने एकदम से क्लियर होनी चाहिए। पहली बात समझ आई? इस यूनिट को बनाने से शुरू करने से पहले कि हाँ भाई हम शुरू करें, उससे पहले अगर हमें यह पता होगा ना कि हमें इस यूनिट को पढ़ना कैसे है, व्हाट शुड बी अवर स्ट्रेटेजी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो इस यूनिट को बनाना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। बात समझ आई? तो पहले तो ये चीजें आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ये चीजें आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए कि हमें इस यूनिट को इस पर्टिकुलर वे के अंदर टारगेट करना है। जितना पढ़ेंगे उतना तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, बट एक्स्ट्रा टाइम देके अपना एक शेड्यूल बनाएंगे कि हाँ मुझे आज सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल को रटना है। आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे, क्यों बार बार लिखो, बार बार उसको रिवाइज करो, उसको लिख के सामने चिपका लो कि बार बार पढ़ते रहो। एक चीज को 10 बार पढ़ोगे तो वैसे ही दिमाग में फिक्स हो जाती है। यस और नो? तो कोई भी स्टैटिक पोर्शन है जो आपको लगता है कि इसको याद करने में मुझे दिक्कत आएगी, उसका सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उसको एक कॉपी पे लिख के अपने सामने रखो, आते जाते दिन में 50 बार उसको पढ़ोगे तो 2-4 दिन के अंदर वो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। वो वैसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा एफर्ट किए बगैर आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा यार इसमें ये चीज इस तरीके से काम करती है। बात समझ में आ गई? तो ये तो इस यूनिट को स्टार्ट करने की एक स्ट्रेटेजी है। हमें पता होना चाहिए कि ये यूनिट एक्चुअली में काम किस तरीके से करेगी। हमें इस यूनिट आज हम पढ़ेंगे नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सिलेबस डिस्कस करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन की टाइप्स को समझेंगे। फिर जब हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा, और आपको डेली बेसिस पे मैं खुद भी टारगेट दूंगा कि आपने इस यूनिट को कैसे टारगेट करना है। ठीक है जी? चलिए अभी हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो इसका सिलेबस है वो क्या है, वो सिलेबस इसका क्या कहता है। ये देखिए, अगर आप अपना सिलेबस देखते हो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो इसमें आप लोगों को काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, मतलब काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो हम जो चीज पहले टारगेट करने वाले हैं, ठीक है जी, हम सबसे पहले जो चीज टारगेट करने वाले हैं वो है, एक तो ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, सबसे पहले हम ये वाली चीज और ये जो सबसे पहले नंबर वाली चीज है, तो पहले हम 2 से 3 क्लासेस में ये 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। ये वाला और ये वाला, क्योंकि यहां से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म है 120%, और एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है 120%, क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसको वो छोड़ ही नहीं सकते। एसडीजी एमडीजी को वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी तरीके से अलग अलग आपकी इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, जिसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। कौन सा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। फिर उसके बाद हमारा एक NAPCC है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके अंदर हमारे पास कुछ अलग अलग, ठीक है, जैसे वेदर को लेके, हिमालय को लेके काफी सारे और भी इसके अंदर चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये वाली चीजें शुरू हो जाती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट्स। ये आप लोगों के फिर 1948 से शुरू होते हैं, IUCN से, इंटरनेशनल जो यूनियंस बनी हुई हैं। उसके बाद फिर WWF है 1961 में, 1972 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे हुई थी, 1976 में जो रामसर साइट्स पे हुई थी, 83 में, मतलब बहुत सारी हैं। अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं और अच्छी खासी आपको यहाँ पर रूट लर्निंग है वो इसकी करनी पड़ेगी। उसके अंदर फिर आप लोगों को देखने पड़ेगा कि ये मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है, जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है ये किस तरीके से काम करता है। रियो समिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अर्थ समिट का नाम भी दे देते हो। 1972, फिर 2000, 1997 में रियो +5, 2002 में रियो +10, 2012 में रियो +20, इस तरीके से क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद आता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। 1994 में बायोडाइवर्सिटी को बेस बना के भी क्वेश्चन पूछा गया था, बायोडाइवर्सिटी को भी बेस बना के क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट, उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हमें याद करने हैं, इनके बेसिक्स, इनके फंडामेंटल्स, कौन सी समिट कब हुई थी, कहां हुई थी, उस समिट का ऑब्जेक्टिव क्या था, उस समिट का ईयर क्या था, ये सारी चीजें यहां से आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, मतलब रटनी पड़ेंगी। यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। आपको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी पड़ेगी। आपको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी बच्चे? आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, राइट? ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी पड़ेगी। DI का बेटा पूरा कोर्स है, आप लोगों को मिल जाएगा। अक्टूबर दिसंबर में शायद शुरू हुआ था, उसमें आपको एवरेज, परसेंटेज, रेशियो और DI, ठीक है, ये 4 टॉपिक आप वहां से कर सकते हो। उसके बाद इसी के साथ में एक और चीज को ऐड कर देता हूं, वो ये वाला है, क्योंकि ये भी स्टैटिक पोर्शन ही है। DI मार्च में शुरू होगा, नए कोर्स में DI शुरू होगा मार्च में। तब तक अगर आप चाहो तो रिकॉर्डिंग से देख सकते हो एक बार, ताकि नए में आपकी रिवीजन भी हो जाए। अब उसके बाद आता है हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, MDG और SDG। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 8 गोल्स हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? एक क्वेश्चन तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि 4 गोल्स आपको दिए रहेंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके लिए इसमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट का गोल है, कौन सा नहीं है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है और कौन सा नहीं। पहली बात तो ये, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहले तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है फिर वो एक सीक्वेंस में पूछा जाता है, क्योंकि इसके ना सीक्वेंस है, 7-8 गोल्स हैं, उनका एक सीक्वेंस है। मतलब गोल नंबर 1 प्रॉपरली नीति आयोग के द्वारा इसको क्या किया गया है, एक लिस्ट दी गई है। पहला गोल कौन सा है, दूसरा गोल कौन सा है, तीसरा गोल कौन सा है, चौथा गोल कौन सा है, 5वां गोल कौन सा है, 6वां गोल कौन सा है, 7वां कौन सा है, 8वां कौन सा। तो पहले तो जो MDG के आएंगे वो 8 गोल्स हैं, उनका एक सीक्वेंस है, ठीक है। उनको आपको उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 उसी तरीके से आप लोगों को उसको एक सीक्वेंस वाइज क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर
फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये तो एमडीजी के गोल्स हो गए। जो एसडीजी के गोल्स हैं फिर वो 17 हैं, वो भी फिर 17 याद करने पड़ेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये 17 गोल्स हैं। इनका एक अलग सीक्वेंस है, वो हमें अलग से याद करना पड़ेगा। टेंशन मत लो, वो मैं उसको याद करवाने की जिम्मेवारी तो मेरी है, उसकी टेंशन मत लीजिए। यहां पर मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं जो आप लोगों ने दिमाग में रखना है, कि हमें पहले पता रहे कि इस यूनिट को हम कैसे टारगेट करने वाले हैं, कि इस यूनिट को हम टारगेट कैसे करने वाले हैं। दैट शुड बी अवर अप्रोच, वो हमारा मेन एम होना चाहिए, वो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। तो अगर आपने इतना पोर्शन कवर कर लिया, अगर आपने इतना पोर्शन कवर कर लिया, तो आप ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन 5 में से आपके यहां से बनेंगे 110% है कि एक क्वेश्चन आपका मिलेनियम डेवलपमेंट से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल से बनेगा, और एक क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल कन्वेंशंस के किसी भी टॉपिक से बन सकता है। देखो अब इतना तो आप लोगों को कंफर्म है कि ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, बट ये हम गैस नहीं कर सकते कि कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। तो एक रूल होता है, हम जब किसी भी पेपर की क्वेश्चन की किसी भी टॉपिक की तैयारी करते हैं, सपोज करो आपको लगता है कि यार ये ना मैं इसमें सिर्फ मैं 80% कर पा रहा हूं, ये 20% चीजें मुझे समझ नहीं आ रही। होता है ऐसा, क्योंकि हर चीज आपकी स्ट्रांग नहीं होती है। कई बार आपको कुछ चीजें हैं वो छोड़नी पड़ जाती हैं, आपको लगता है कि यार ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में रूल क्या है या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि नो डाउट आपने इस 20% को छोड़ा, बट इस 80% की तैयारी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? जो वो 20% आप छोड़ रहे हो ना, कि उस 20% को कंपनसेट करूंगा मैं इस 80% से, उस 20% को मैं कंपनसेट करूंगा किससे? इस 80% से, क्योंकि इस 80% को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। इस 80% में मुझे 0% प्रॉब्लम होनी चाहिए। इस 80% में मैं हर वो क्वेश्चन बना सकता हूं जो इस वाले पोर्शन से आएगा। राइट? यहां तक समझ आया? तो फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो किस पे होनी चाहिए कि हमें ये वाले पोर्शन को टारगेट करना है और ये वाले पोर्शन को टारगेट करना है। 2 से 3 क्लासेस में, 2 से 3 क्लासेस में हम इन चीजों को क्या करेंगे? कवर करेंगे। 2 से 3 क्लासेस के अंदर हम इन चीजों को क्या कर देंगे? कवर कर देंगे मैक्सिमम। उसके बाद एक और चीज, जो पीपल एंड एनवायरनमेंट है उसमें कभी कभार कुछ पोर्शन करंट अफेयर्स का भी होता है, उसको कवर करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। वो मैं आप लोगों को जैसे यूट्यूब की छोटी सी कोई वीडियो या और इस तरीके की क्लासेस में कवर करवाता रहता है। जैसे आप लोगों को पता है कि 2 फेब था, अभी इस महीने में निकल के गया, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे था। 23 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे रहता है, 23 या आई थिंक 22 मार्च को, फिर 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है। समझ रहे हो ना? तो ये आप लोगों को डेज भी पूछे जाते हैं। हाँ 22 होता है आई थिंक, 22 मार्च और 22 अप्रैल। 5 जून का एनवायरमेंट डे है, 17 मई का डिजर्टिफिकेशन डे है। तो इस तरीके से ये भी चीजें आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अब ये आपको हो सकता है मैं इसकी कोई पीडीएफ शेयर कर दूं कुछ, कई बार आपको क्योंकि देखो अब ये कोर्स तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तो जो एडिशनल चीजें आएंगी वो तो ऐसी चलेंगी। कभी कोई स्पेशल क्लास हो गई है ना, कभी यूट्यूब का सेशन हो गया, तो उसको भी आप लोगों ने अपने ना नोट्स में ऐड करते रहना, पीपल और डेवलपमेंट के नोट्स में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उन सारी चीजों को भी ना आप अपनी इसी नोटबुक में, इसी डायरी में, जो भी आप जहां पे भी आप नोट प्रिपेयर कर रहे हो वहां पे लिखते रहना है, ताकि फिर आपको ना ढूंढना ना पड़े।
आपको ऐसा ना हो कि यार वो करंट अफेयर्स मैंने अलग कॉपी पे लिख दिए, ये चीजें अलग कॉपी पे लिख दी, तो उस पे आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, उस पे आप लोगों को लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर आप लोगों को क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो डे पूछा जाएगा, कौन सा डे है। जैसे आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको पता है कि सर 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, एक तो ये पूछा जाता है। और दूसरा, इस साल की उनकी थीम, लेटेस्ट वाली, इस साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जब वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाएगा, या जो भी डे है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसकी थीम क्या है, ये आप लोगों ने बतानी होती है। और कई बार आप लोगों को इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें होती हैं, जैसे स्पेसिफिकली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, सपोज करो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई 2 स्कीम्स लॉन्च कर दी, है ना, कोई 2 स्कीम्स लॉन्च कर दी कि यार एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए ये XYZ स्कीम है, प्रधानमंत्री जो भी स्कीम, जिस भी स्कीम का नाम, जो भी स्कीम है वो आप लोगों को पूछ ली, वो भी आप लोगों के करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है, वो भी आपके करंट अफेयर्स का बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिट चाहे डिफिकल्ट यूनिट है, बट इसकी अप्रोच, इसको टारगेट कैसे करना है और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से ये वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट बन जाएगी आपके लिए। बस जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से आपको समझाया जाएगा, आपने उस तरीके से इस यूनिट को टारगेट करना है। इज इट क्लियर? अगर ये बात समझ आई तो एक बार थम्स अप दीजिए। तो ये 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिए कि एक यहां पे और एक यहां पे, एक ऊपर वाली पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन। अब उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए इस यूनिट को अप्रोच करने के लिए, जो सबसे पहला टॉपिक हम इसके बाद करेंगे, वो है नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर। क्योंकि ये थोड़ा सा ना रिलेटेबल टॉपिक होता है। रिलेटेबल टॉपिक समझते हो, हमें पता है भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है ना, तो थोड़ा सा ना ये एक रिलेटेड सा टॉपिक होता है। अर्थक्वेक, सुनामी, हरिकेन्स, ड्रॉट, ये सारे क्योंकि हम डेली लाइफ में देखते हैं, सूखा कैसे पड़ता है, क्या उसके रीजन होते हैं। क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना वो थोड़ा आसानी से बन जाता है, वो थोड़ा आराम से बन जाता है, इसमें ज्यादा आप लोगों को घुमाता नहीं है वो। इसके अंदर जैसे रिक्टर स्केल वगैरह से है ना, अलग अलग स्केल की, कौन से स्केल का जो भूकंप है उसकी कितनी इंटेंसिटी होती है, इंडिया का कौन सा एरिया जहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन है वो यहां से बनता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आप लोगों को दिक्कत देगा। आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है ये वाला, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ये सबसे आसान है। इसमें पता क्या है, इसमें यह बताया जाता है कि हम इंसान हैं वो इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, हमारी वजह से इन्वायरमेंट पे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, हम इंसान उस इन्वायरमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे अगर आप पोल्यूशन फैला रहे हो, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है, तो अब एक तो वो चीजें हैं कि जो नेचुरली चीजें खराब हो रही हैं, कोई नेचुरली चीजें खराब हो गई, जैसे सपोज करो एक जंगल में आसमानी बिजली की वजह से आग लग गई, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये तो नेचुरल कॉज था जिसकी वजह से जंगल में आग लग गई, राइट? ये तो एक नेचुरल कॉज था क्योंकि वो ऊपर से लाइट गिरी और उसमें जंगल में आग लग गई और उससे वो ये एक नेचुरल डिजास्टर हो गया। बट अगर हम खुद ही जंगलों को काट रहे हैं,
है ना। अगर हम खुद ही जंगलों को काट के उनकी जगह पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो वो हमारी वजह से हो रहा है, हम मैन मेड कॉजेज है, हमारी वजह से हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके केस में वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग, हम उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है ना वो हमारी वजह से हो रहा है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रीजन क्यों हो रहा है, हम क्यों, किस तरीके से, कौन कौन सी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, सॉइल एरोजन हो रही है ना, समझ रहे हो ना। तो वो चीजें आपकी जो ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ रिलेट करती हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो भी आपको सिंपल पूछा जाता है, उसमें भी आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत कभी आती नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो आप लोगों का ये वाला है, इतना लोकल रीजनल एंड ग्लोबल इशू। ये ना सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है और 6-7 बार सिर्फ इससे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 5 मिनट टॉपिक को पढ़ के आप 2 नंबर ले सकते हो अगर आपकी किस्मत अच्छी है। इसमें क्या आता है, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये वाली जो चीज है ना वो एक लोकल लेवल की प्रॉब्लम है या फिर वो ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। जैसे अगर आपको लिखा आ जाए कि जो ओजोन डिप्लेशन हो रही है वो लोकल प्रॉब्लम है या ग्लोबल प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली बात है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जो ओजोन डिप्लेट हो रही है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, उसका जो प्रभाव है वो तो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना रहेगा, यहां पर आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि ये जो कॉज हैं वो हमारे लोकल लेवल के हैं या हमारे रीजनल लेवल पे हैं या हमारे ग्लोबल लेवल पे। अब जैसे अगर आपके आपके एरिया में कोई बाढ़ आ जाए तो वो तो लोकल लेवल या फिर रीजनल लेवल की प्रॉब्लम होगी ना, उसको तो आप ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम थोड़ी बोलोगे, क्योंकि वो पूरी दुनिया में थोड़ी आए हैं, वो तो सिर्फ आपके एरिया में आए हैं, वो सिर्फ आपके एरिया में आए हैं। तो ये चीज भी एक इजी क्वेश्चन बनता है जब आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि हमारे लोकल रीजनल या ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन से लेवल की प्रॉब्लम, वो आप लोगों से पूछा जाएगा। दे विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है सबसे बड़ा टॉपिक, या ये मान लो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, दैट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है और अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनते हैं, बट इसका क्वेश्चन आप हमेशा सही करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पहले 6 से 7 टाइप के तो पोल्यूशन समझने पड़ेंगे। सॉइल पोल्यूशन अलग है, ऑयल वेस्ट का पोल्यूशन अलग है, नॉइस का अलग है, वाटर का अलग है, एयर का अलग है, फिर उनके अलग अलग कॉजेज होते हैं। और सबसे सबसे जो अजीब चीज या सबसे अलग तरीके का जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है फिर यहां पर जो अलग अलग गैसेस होती हैं, कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो ना, जो कि साइंस बैकग्राउंड ना होने की वजह से हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। साइंस बैकग्राउंड ना होने की वजह से हम गैसेस के नाम को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गैसेस को बेसिस पूछा जाता है और उन गैसेस की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम आती हैं, कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको अगर आप याद कर लोगे तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो डिपेंड है। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में आप 100% श्योर नहीं हो सकते। ठीक है जी, वो जो ये पोल्यूशन वाला क्वेश्चन आएगा इसमें आप 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार आपको बीमारी पूछ ली जाएगी कि भाई कौन सी बीमारी हो सकती है, ये वो कुछ समझ रहे हो ना, दैट इज द मेन थिंग। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इस चीज को आप 50-50 में लेके चलोगे कि अगर आप पोल्यूशन का टॉपिक प्रिपेयर करते हो तो आप 50% ही श्योर होते हो कि मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाऊंगा, 50% बिल्कुल श्योर नहीं होते। हाँ, उसके बाद जो इकलौता टॉपिक लास्ट में बचता है वो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। ये आप लोगों का 100% क्वेश्चन आपको आंसर दे सकता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आप लोगों को इनके बेसिक से पूछा जाएगा,
जैसे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास दो तरीके के सोर्सेज हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जैसे सोलर है ना, सोलर है, विंड एनर्जी है। और उसके बाद आता है जैसे नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोल है ना, इस तरीके की एनर्जी है जिसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया। तो एक क्वेश्चन जो आपको इसके बेस से पूछा जाएगा कि ये रिन्यूएबल है या ये नॉन रिन्यूएबल है, या और बहुत सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी। और दूसरा इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है, जो आजकल नहीं मतलब काफी देर से पूछा जाता है, वो है इसके स्टेट्स का डेटा या फिर कंट्रीज का डेटा। जैसे पूछा जाएगा कि सोलर एनर्जी में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहां है, मतलब डेटा को बेस बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें से चाहे आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे डेटे वाला क्वेश्चन पूछा जाए, आप इसमें से भी आंसर निकाल सकते हो। तो मतलब अगर मैं आपको मोटा मोटा सा बात बता दूं, तो आप सिर्फ पॉल्यूशन या फिर गैसेस वाले टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर सकते हो। इज इट क्लियर? सिर्फ पॉल्यूशन वाला एक टॉपिक छोड़ दीजिए जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी डिजीजेस हैं, बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया हुआ है। अगर आप सिर्फ उस टॉपिक को छोड़ देते हो, उसके अलावा फिर चाहे इंटरनेशनल कन्वेंशन से क्वेश्चन हो, एसडीजी एमडीजी से हो, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से हो, इन्वायरमेंट के इश्यू से रिलेटेड हो, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड हो, चाहे एनर्जी से रिलेटेड हो, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, हर क्वेश्चन को टारगेट किया जा सकता है एक्सेप्ट वन टॉपिक। एक टॉपिक को छोड़ के बाकी पूरी यूनिट में से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। आई होप कि आप लोगों के सामने ना इस यूनिट को बनाने से पहले इसका पूरा एक रोड मैप है वो क्लियर हो गया होगा कि ये यूनिट को, ये इस यूनिट से अगर हम डरते रहेंगे तो ये यूनिट आप लोगों को डराती रहेगी। ये चेंज हुआ है, ठीक है। मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को इस तरीके का चार्ट दिया था, ठीक है जी। ये पिछले सेशन में इस तरीके से आप लोगों को सारे चार्ट्स भी दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा, टेंशन मत लो, वो सब कुछ आप लोगों को दिया जाएगा। बट पॉइंट यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस रिवीजन और थोड़े से सेल्फ एफर्ट्स। थोड़े से सेल्फ एफर्ट्स कि अगर आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक मुझे समझ नहीं आया तो उसको एक बार गूगल कर लें, है ना, उसको यहां वहां से कहीं से देख लें। बट ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब 8-9 क्लासेस हैं या मैक्सिमम 10 क्लासेस होंगी, तो इस यूनिट का जो फियर है ना, वो आपका 80% तक निकल जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इस यूनिट का 80% फियर है ना, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे, उस तरीके से समझोगे, उस तरीके से टारगेट करने की कोशिश करोगे, जिस तरीके से मैं आप लोगों को ये चीज सिखा रहा हूं, जिस तरीके से मैं ये चीज आप लोगों को समझा रहा हूं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करती है इस यूनिट के लिए। आप सीधा पढ़ने बैठ जाओगे और सोचोगे कि इस यूनिट को मैं बना लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आज की क्लास में मैं सिर्फ आप लोगों को यूनिट की एक स्ट्रेटेजी बताई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बताए हैं, वेटेज के बारे में बात किया है, हर टॉपिक को अलग तरीके से टारगेट करने के बारे में बताया है, ताकि जब हम कल इस यूनिट को पढ़ना शुरू करें तो मुझे वहां पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। समझ रहे हो ना, हर क्वेश्चन हर टॉपिक से पहले मुझे 10 मिनट ना बताने पड़े। इस वजह से आज की पूरी क्लास ही मैंने आपकी स्ट्रेटेजी को फोकस करके बनाई है, आपके जो एक अप्रोच को फोकस करके बनाई है, कि हमें पता रहे एटलीस्ट कि हमें इस क्वेश्चन को, इस यूनिट को टारगेट कैसे करना है। समझ आया?
तो अब जो हम शुरू करेंगे ना, वो हम ये वाले पोर्शन से करेंगे। पहले हम एसडीजी और एमडीजी को पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एक्शन प्लान, इंटरनेशनल कन्वेंशन ये पढ़ेंगे। तो आने वाली 3 क्लासेस आप लोगों की ये 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। बात समझ में आई? इसको रिवाइज कैसे करना है, मैराथन वगैरह सब, वो सब लिंक मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। देखो यार, आप एक बात समझ लो, आप लोगों ने पिछले सेशन के रिजल्ट देख लिए ना। मैं तो हर क्लास में बताने नहीं लग जाता हूं कि मेरे इतने बच्चे आए, मेरे इतने बच्चे। मैंने एक बार दिखा दिया, सब बच्चों को पता चल गया कि क्या रिजल्ट है। ठीक है, मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जिस बच्चे को अच्छा लगा है वो उस चीज को फॉलो करेंगे, और जिसको अच्छा नहीं लगता है वो मत कीजिए। ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू। यहाँ पर हम हमेशा आप लोगों के पास एक फ्रीडम रहती है आप लोगों के लिए कि आपके पास बहुत सारी चॉइस है, आपके पास बहुत सारी चॉइस है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आती तो आप किसी दूसरी जगह पर पढ़ सकते हो, दूसरी जगह पर समझ नहीं आती तो तीसरी जगह पर पढ़ सकते हो। ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। बट पॉइंट यही है कि आप लोगों को अपने एजुकेटर पे, अपने टीचर्स पे भरोसा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं रखोगे तो फिर आपको भी पता है कि फिर तो छोटा सा एग्जाम क्रैक करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रिजल्ट्स देखने हैं तो मेरे YouTube चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। सो कल आप सब लोगों ने एक अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है, और कल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्लस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। YouTube चैनल कॉमर्स नेट अचीवर है, उसको जाके आप सर्च कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। YouTube चैनल का नाम है बेटा कॉमर्स नेट अचीवर्स। ये आपका लास्ट यूनिट है, पीपल एंड डेवलपमेंट। विच ऑल यूनिट्स आर लेफ्ट फॉर दिस बैच। इसमें मैंने ऑलमोस्ट जो नवंबर से बैच शुरू हुआ था उसमें ये लास्ट यूनिट है। इसके बाद फिर से दोबारा आपकी जो मैथ और डीआई वाला कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। सिलेबस देखो डिपेंड करता है, मई तक खत्म हो जाना चाहिए। वैसे तो इस यूनिट के साथ सिलेबस खत्म हो जाएगा जिन लोगों ने नवंबर से शुरू किया था। बाकी आप जिस तरीके से करना चाहते हो कर सकते हो, मई तक हो जाएगा ऑलमोस्ट। जो YouTube पे बनाया उसकी नोट साथ में रखिएगा, और जहां पर जो नया कंटेंट मिलेगा आप उसको साथ में ऐड कर लीजिएगा। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, जैसे ये देखो अब ये हिंदी में लिखा हुआ है, इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा, बट स्टिल मैं, क्योंकि ये इस बार का क्वेश्चन है ना, इस बार के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाने हैं वो भी। शिवांशी बच्चे, इस कोर्स की इस क्लास को स्टार्टिंग से देखना आप, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है नए स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना है। नवंबर वाले बैच तो इसकी, नवंबर वाले बैच की ये लास्ट यूनिट है, फरवरी वाले बैच की ये चौथी यूनिट है। मतलब आप समझ रहे हो ना, एक सर्कल में गोल चक्कर में यूनिट्स चल रही हैं। जो यहाँ पे खत्म हो गई है वो दोबारा फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो ना, हमने डीआई से शुरू किया था और अब 7, 8, 10 मार्च से फिर से डीआई शुरू हो जाएगा। तो आपकी इच्छा है, आप इसी वाले कोर्स से पढ़ सकते हो, पिछले वाले बैचेस से पढ़ सकते हो, जहां से पढ़ना पढ़ सकते हो। पॉइंट यही है कि आप जो भी यूनिट शुरू करें, अगर आप रिकॉर्डिंग से बेटा कोई भी यूनिट शुरू कर रहे हो उसको पूरा करिए। बट हाँ, इस बैच में भी सारी यूनिट्स दोबारा होंगी। ठीक है जी, इस बैच में भी सारी की सारी यूनिट्स दोबारा होंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए जी, टाइम यही रहेगा। चलिए, बाकी ऑल द बेस्ट जिन बच्चों ने आज शुरू किया है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है। बस अभी से थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए, समझ रहे हो ना, क्योंकि आप पढ़ाई के पहले महीने के अंदर जितना ज्यादा एफर्ट कर लेते हो, पढ़ाई के पहले महीने में जितनी ज्यादा मेहनत कर लेते हो, उतना आगे चल के आप लोगों को काम करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो बाद में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप पहले ज्यादा पढ़ लोगे तो बाद में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को
इसमें दिमाग में रखना है कि पहले ज्यादा पढ़ना है, बाद में कम पढ़ना है, या पहले कम पढ़ के एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर लेना है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा है। अगर आप ज्यादा अभी पढ़ोगे तो बाद में टेंशन फ्री रहोगे, बट अगर अभी थोड़ा कम पढ़ोगे तो बाद में आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी एक सिंपल सी सुजेशन है कि अभी 1 महीना पूरा फुल मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देखो, टाइम है तो साथ में रिकॉर्डिंग का भी एक कोर्स शुरू कर लो, ताकि जब ये कोर्स खत्म हो तब तक आपका एक और कोर्स है वो खत्म हो रखा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होइए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते। थैंक यू सो मच, बाय टेकर। कल मिलेंगे 11 बजे, पीपल और डेवलपमेंट का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सो कॉपी पेन लेके जरूर आइएगा। बाय, ध्यान रखिएगा।